कोरोना महामारी को लेकर हरियाणा सरकार की नई गाइडलाइन, ओपन एरिया में होने वाले कार्यक्रम में भीड़ की पाबंदी हटाई। किसान आंदोलन का 75वां दिन, गलत खबरों को फैलने से रोकने के लिए सरकार का फैसला, ट्विटर से 1178 पाक खालिस्तानी अकाउंट्स हटाने को कहा। हरियाणा में गृह मंत्री के भाई से गाली गलौच और धमकी, डीआईजी विजिलेंस के खिलाफ केस दर्ज, घटना के बाद से डीआईजी फरार। और हरियाणा के रेवाड़ी में स्कूल बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल, सभी घायलों को रेवाड़ी अस्पताल पहुंचाया। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। किसान आंदोलन को लेकर जेपी दलाल ने आज एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा। दलाल ने कहा कि कांग्रेस पहले तो सभी किसान भाइयों से माफी मांगे, क्योंकि कांग्रेस की नीतियों की वजह से आज किसान कमजोर है। तो वहीं किसान नेता बलबीर राजेवाल के बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। जेपी दलाल ने कहा कि इस आंदोलन के पीछे किसान हित नहीं, कुर्सी हित है। मोदी जी ने किसान की दशा बदलने के लिए कदम उठाया। लोकतंत्र में सभी अधिकार जनता के पास हैं, तो अगर कानून में कुछ गलत होता है तो उसके परिणाम आने के बाद उसे बदला जा सकता है। जेपी दलाल ने कहा कि कानून के परिणाम आने से पहले विरोध जताना और देश हित में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, कृषि मंत्री और पीएम मोदी की बात को नहीं माना जा रहा, जबकि सभी भ्रांतियां दूर करने का प्रयास सरकार लगातार कर रही है। जेपी दलाल ने कहा कि एमएसपी थी, है और रहेगी, यह बार बार कहा गया, और बाजरे की एमएसपी हरियाणा ने दी, जबकि राजस्थान सरकार नहीं खरीदती। यह राज्यों का विषय है कि आगे आकर ऐसा कार्य किया जाए। पहले से ही कह रहा हूं कि इस आंदोलन में पीछे जो है राजनीतिक पार्टियां हैं और उन पार्टियों की मंशा किसान हित की बिल्कुल नहीं है, कुर्सी हित की है। और लोकतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकारों को इस तरह से डिस्टेबलाइज करके सत्ता प्राप्ति नहीं हो सकती। कांग्रेस को सबसे पहले तो सारे किसान भाइयों से क्षमा मांगनी चाहिए कि आज जो किसान की दुर्दशा है, उसकी आर्थिक हालत कमज़ोर है, उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कोई पार्टी इस देश में है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उसी की नीतियों की वजह से किसान कमज़ोर है, किसान पीछे रह गया। और मोदी जी का जो लक्ष्य है 2022 तक किसान की आमदनी को दुगना करना है, उसके लिए उन्होंने अलग अलग कदम उठाए। छोटे और कमज़ोर किसान को एक आशा जगी कि उसकी भी दशा बदलेगी। और सब नेताओं से मेरी प्रार्थना है, हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों को आपके हित में फैसले लेने का हक है। और कोई चीज़ गलत भी होगी तो पार्लियामेंट को अधिकार हमेशा रहता है कि फैसलों को बदल दे। किसान के हित के कानून लेके आए हैं, इनका तो किसी भी तरह का परिणाम अभी तक आया भी नहीं है। साल, 6 महीना, 1.5 साल, 2 साल जब इसका कोई दुष्परिणाम अगर आपको लगे, तब आपको हक होगा कि आप आंदोलन करें, मांग करें। किसी चीज़ को लागू करने से पहले ही, उसका परिणाम आने से पहले ही आंदोलन करना किसी भी तरह से जनता के, देश के हित में नहीं है। और मामला जब सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है, उसने कमेटी बनाई है, आप सर्वोच्च न्यायालय के बनाई हुई कमेटी पे भी लांछन लगा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा नहीं करना चाहते, आप कृषि मंत्री की बात पर भरोसा नहीं करना चाहते, आप बहुमत की जो
सांसद हैं उनकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहते, ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। हरियाणा के अंदर तो देश की सबसे बड़ी मंडी है, लगभग 5-7 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से वो बनने वाली है। हरियाणा के अंदर सबसे अच्छी मंडियों की व्यवस्था है, सबसे ज़्यादा फसलों की यहाँ पर खरीद होती है, किसान को यहाँ पर सीधा पैसा जाता है। किसान हितैषी तरह तरह की हमारी सरकार, चाहे वो माइक्रो इरिगेशन का फैसला हो, जल बचाने के लिए योजनाएं हों, जो फसल बीमा योजना है, इससे किसानों को बड़ा फायदा हुआ है। तो सारे धीरे धीरे करके किसान को सीधा जो लाभ देने का एक नीति है वो हरियाणा के किसानों को मिलती जा रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इन नीतियों से छोटा किसान जो है, गरीब किसान जो है, जिसको पहले कभी लाभ मिलता ही नहीं था, वो मिलेगा और हरियाणा का किसान समृद्ध होगा। और मोदी जी का जो लक्ष्य है 2022 तक किसान की आमदनी को दोगुना करना, वो प्राप्ति करने में हरियाणा पहला प्रदेश होगा। देखिए, मंशा पे डिपेंड करता है। एमएसपी बाजरे की है और राजस्थान सरकार नहीं खरीदती। राजस्थान में बाजरा 1200-1400 रुपये में बिकता रहा, ये सर्वविदित है। राजस्थान में सरसों नहीं बिकी, ये सर्वविदित है। और हरियाणा सरकार की इच्छा शक्ति थी और उसकी कोई दायित्व नहीं था कि पूरा वो बाजरा खरीदे, उसका दायित्व नहीं था कि वो पूरी सरसों खरीदे, लेकिन उसने अपने प्रदेश के बजट से किसान के हित में पूरा परचेज करके किसान को डायरेक्ट पैसा दिया है। इच्छा शक्ति की बात है, संसाधनों की बात है, किस प्रदेश के पास क्या संसाधन है। तो सर ये ब्लैक एंड व्हाइट ना हो, इसीलिए किसान चाहते हैं तो कानून बन जाए सब। और मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि कृषि जो है प्रदेशों का विषय है, केंद्र सरकार के बजाय कौन रोकता है। जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार है कोई अच्छा काम करके दिखाए ना, जहाँ जो विपक्षी सरकार है कोई अच्छा करके दिखाए, मोदी जी से अच्छा कि हम। उधर हरियाणा में गृह मंत्री अनिल विज के भाई कपिल विज के साथ गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में डीआईजी विजिलेंस अशोक कुमार के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए रात करीब 10:30 बजे एसपी हमीद अख्तर पहले कैंट थाने पहुंचे। इसके बाद यहां से डीएसपी के साथ सरहिंद क्लब अंबाला छावनी का निरीक्षण किया। मामला रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे का है। जानकारी के मुताबिक कपिल विज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि फोनिक्स क्लब के पूर्व चेयरमैन राकेश अग्रवाल के पोते की सरहिंद क्लब अंबाला छावनी में जन्मदिन की पार्टी थी। यहां पर डीआईजी विजिलेंस अशोक कुमार आए हुए थे। इस दौरान दोपहर करीब 2:30 बजे कपिल विज लंच करने लगे तो आरोप है कि अशोक कुमार ने गालियां देना शुरू कर दिया। कपिल के अनुसार मैंने उन्हें ऐसा नहीं करने से काफी मना किया, लेकिन वे नहीं माने और उन्होंने मुझे, मेरे साथियों और मेरे परिवार को शराब के नशे में गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जाते जाते मुझे जान से मारने की धमकी तक दी। देखिए, हमारे पास कल शाम को एक थाना में कपिल विज द्वारा एक लिखित शिकायत दी गई थी, जिसके आधार पर हमने कार्रवाई करी। सर, वो कार्रवाई किसके खिलाफ हुई है? अशोक कुमार जी के खिलाफ। अशोक कुमार जी किस पद पे थे सर? देखिए, जैसा आपको भी पता है वो अम्बाड़ा में हमारे डीआईजी हैं, तो डीआईजी विजिलेंस के पद पर वो तैनात है। सर, कंप्लेंट के अंदर पूरा मामला क्या बताया गया था? नहीं, देखिए, कंप्लेंट के अंदर जो है मामला गाली गलौज का लेके और जान से मारने की धमकी लेके और कुछ गलत इशारे के लेके कंटेंट्स कंप्लेंट के थे। तो क्या अभी उस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई? हाँ जी, कल। किन सेक्शंस के तहत वो एफआईआर? देखिए, जो शिकायत हमें प्राप्त हुई थी उनके अनुसार जो धाराएं उन पे लगती हैं, जो होनी चाहिए थी, उनके अनुसार कार्रवाई कर दी गई। तो अभी सर इसमें किसी की कोई अरेस्टिंग हुई है? नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जी। इन्वेस्टिगेशन सर, बताया जा रहा है कि जो ये लड़ाई झगड़ा हुआ उसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने दारू शराब भी पी रखी थी। देखिए सर, ये जांच का विषय है। जैसी भी जांच में चीजें सामने आएंगी उसे तभी हम आपको स्पष्ट कर पाएंगे। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ अंबाला से हमारे संवाददाता अंकुर कपूर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से यह खबर सामने आ रही है, डीआईजी तो फरार बताए जा रहे हैं और डीआईजी विजिलेंस अशोक कुमार के खिलाफ पुलिस ने जो केस है
वो दर्ज कर लिया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रात करीब 10:30 बजे एसपी हमीद अख्तर पहले कैंट थाने पहुंचे। इसके बाद यहां से डीएसपी के साथ सरहद क्लब अंबाला छावनी का निरीक्षण किया। क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस बाबत? जी बिल्कुल, अभी तक अंबाला में डीआईजी अशोक कुमार पर कई आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के जो भाई हैं कपिल विज, उनके साथ समारोह में तीखी तकरार के बाद यह मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल जो डीआईजी अशोक कुमार हैं वो अंबाला में एसपी विजिलेंस पद पर यहाँ पर तैनात हैं। जब यहाँ पर जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हैं उनके भाई कपिल विज से बात की गई तो उन्होंने शिकायत में अभी तक कहा गया है कि फोनिक्स क्लब के पूर्व चेयरमैन राकेश अग्रवाल के पोते की जन्मदिन के लंच के दौरान हम यहाँ पर आए हुए थे और डीआईजी विजिलेंस अशोक कुमार ने कहा सुनी को लेकर उन्हें गालियां दी। और कपिल ने यह भी कहा कि जब उन्होंने ऐसा करने से डीआईजी अशोक को रोका तो उन्होंने उनके साथ और उनके जो साथ समर्थक थे उनके साथ उनकी मारपीट की और उनके परिवार को शराब के नशे में बड़ी गालियां भी दी गई है, जिसको लेकर डीआईजी अशोक के विरुद्ध अब अंबाला कैंट के सदर थाना में 323, 294, 563 के मामला दर्ज कर लिया गया है। जब से ये मामला दर्ज हुआ है उस घटना के बाद जो डीआईजी है वो फरार है। फिलहाल पुलिस अलग अलग जगह कई जगह यहाँ पर छापेमारी कर रही है। जो अभी तक की बात करें तो पुलिस का यह भी कहना है कि जहाँ पर ये घटना हुई है वहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं और जो अंबाला एसएसपी है वो इस मामले की खुद जांच कर रहे हैं। जो आगे की जो जांच है वो आगे का विषय बताया जाएगा कि आगे की क्या आगामी कार्रवाई की जाएगी। अंकुर, जिस तरह से अशोक कुमार अंबाला के एसपी और रेलवे के एसपी भी रह चुके हैं, डीआईजी से उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए किस तरह से उनसे संपर्क किया जा रहा है और जिस तरह से भारतीय दंड संहिता की जो धारा आपने बताई 323, 506, 294 के तहत जो मामला है वो तो दर्ज कर लिया गया है, जांच जो है वो जारी है, आगे क्या लगता है किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा? बिल्कुल, जो अंबाला के जो ये एसपी विजिलेंस जो इस समय यहाँ पर पद पर तैनात है वो कुछ समय पहले अंबाला में एसपी पद पर भी तैनात थे। उनकी प्रमोशन होने के बाद ये सज्जर जो डीआईजी अशोक कुमार इनको लगा दिया गया था और अब फिलहाल इस समय ये अंबाला में एसपी विजिलेंस के पद पर तैनात हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर जो कल यहाँ पर घटना हुई है, जो कपिल विज है उन्होंने भी शिकायत में इनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं उनके तहत अंबाला जो कैंट सदर थाना है वहाँ पर 323, 294, 563 का मुकदमा दर्ज हो गया है। जो अंबाला के एसएसपी हैं वो इसकी खुद जांच कर रहे हैं। अब आगामी जो कार्रवाई होगी वो यही देखने लायक होगी कि फिलहाल पुलिस की जांच चल रही है कि इसमें क्या तथ्य सामने निकल कर आते हैं और क्या और दूसरी तरफ इनको ढूंढा जा रहा है। जो डीआईजी है छापेमारी की जा रही है, उसके बाद ही जब तक इनको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता या तथ्य जुटा नहीं लिए जाते तब तक यह कार्रवाई अभी तक फिलहाल चल रही है। अंकुर, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं, गंभीर नतीजे की डीआईजी ने यहां पर धमकी दी है, कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा है कि परिणाम भुगतने पड़ेंगे आपको, इस तरह की उन्होंने ये धमकी यहां पर दी है। क्या लगता है अंबाला का सतर्कता डीआईजी और उसका इस तरह से बयान सामने आना कि उसका तो कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जो कपिल विज हैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के भाई हैं, तो एक तरफ जो ऑफिसर हैं कि हैरानी वाली बात है कि डीआईजी अशोक कुमार लंच के दौरान शराब पीकर ऐसी जो कितने अच्छे पद पर तैनात हैं, शराब पीकर ऐसी गालियां निकाल रहे हैं। जो कितने अच्छे हरियाणा के जो गृह मंत्री अनिल विज हैं उनके भाई जो काफी सतर्कता के साथ यहाँ पर हरियाणा में गृह मंत्री जुड़े हुए हैं, हर साल यहाँ से जीतते भी आए हैं, एक साफ छवि के नेता हैं, उनका परिवार भी साफ छवि से है। आज तक उनके ऊपर किसी भी परिवार के ऊपर कभी भी किसी ने कोई आरोप तक नहीं लगाया है। इन सारी चीजों को अगर हम लेकर चलें तो डीआईजी के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसको लेकर फिलहाल पुलिस छापेमारी कर रही है और उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि आखिर पता लगाया जा सके कि उन्होंने ऐसा सब कुछ क्यों किया। अंकुर, जिस तरह से अशोक कुमार के खिलाफ हमला करने, धमकी देने और अश्लील करने के आरोप में जो मामला है वो तो दर्ज कर लिया गया है, इस बाबत राज्य के गृह मंत्री अनिल विज की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें फिलहाल अंबाला में जो बड़े अधिकारी हैं या फिर जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हैं, अभी तक उनसे संपर्क साधा गया है, लेकिन कोई भी इस समय कैमरे के सामने आने से मना कर रहा है क्योंकि ये बड़ा एक मामला है। इसको लेकर जो अधिकारी हैं वो भी बड़ा नपा-तुपला बयान दे रहे हैं, कोई बड़ा अधिकारी कैमरे के सामने नहीं आ रहा है। तो जब तक वो कहते हैं पुलिस की जांच अभी तक जो, क्योंकि कल
रात का शाम का ये वाकया है, रात को मामला दर्ज किया गया था। जब तक इसमें कुछ तथ्य सामने आ जाते हैं, एक तथ्य इकट्ठा करके ही कैमरे के सामने बोला जाएगा, मीडिया के सामने रूबरू होंगे। बिल्कुल, तो कपिल विज की शिकायत पर डीआईजी विजिलेंस के खिलाफ केस जो है वो दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल मामले की जो तफ्तीश है वो लगातार जारी है। धन्यवाद अंकुर, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। चरखी दादरी के महेंद्रगढ़ चुंगी के पास रविवार देर रात ब्रेजा कार सवारों ने ऑल्टो कार में सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान दादरी के गौशाला चौक क्षेत्र निवासी 27 वर्षीय बिंदर के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन को शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार बिंदर रविवार रात को अपने परिचित छोटन और दिनेश के साथ ऑल्टो कार में सवार होकर महेंद्रगढ़ चुंगी के पास एक दुकान के सामने चाय पी रहा था और इसी दौरान एक ब्रेजा कार आई और उसमें सवार लोगों ने ऑल्टो सवार लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद ऑल्टो सवार लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन ब्रेजा में सवार लोगों ने उनका पीछा किया और वहां से कुछ ही दूरी पर महेंद्रगढ़ चुंगी के पास गली में फिर से फायरिंग की, जिस दौरान एक गोली ऑल्टो में सवार बिंदर की गर्दन में जाकर लगी और उसकी मौत हो गई। हत्या की सूचना मिलने पर सीआईए टीम और डीएसपी जोगिंदर सिंह मौके पर पहुंचे, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए दादरी के सामान्य हॉस्पिटल भिजवाया गया। किस तरह क्या बात हुई रात को? कि कल शाम को करीब 7:30 बजे एक लाल रंग की ब्रेजा कार थी जिनमें 3-4 आरोपी होने बयान हुए हैं। जो एक व्यक्ति जो वीरेंद्र और भूपेंद्र को गोली मारकर हत्या की गई है, जिस संबंध में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, कार्रवाई जारी है। कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ? जो 3-4 व्यक्ति बयान हुए हैं, नाम बताना तो 302, 34 और 25, 59 आर्म्स एक्ट के तहत। किसके बयान पर? जो ये मृतक के चाचा के बयान पर दर्ज किया है। क्या नाम है सर? वीर सिंह। 3 लड़के गाड़ी में, आल्टो गाड़ी में बैठ के चाय पी रहे थे। पीछे से पता लगा कोई ब्रेजा गाड़ी, लाल रंग की गाड़ी आई है। पीछे से फिर उन्होंने नीचे उतर के 2 लड़कों ने उतरकर फायरिंग की है, गाड़ी भजाई है। फिर उनके पीछे भी गाड़ी लगी है ब्रेजा, फिर वो पता नहीं कहाँ निकल गई। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का आज यानी कि 8 फरवरी को 75वां दिन है। रविवार को हरियाणा के कतलाना टोल पर खाप महापंचायत हुई थी। इसमें किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि सरकार को झुकाने के लिए असहयोग आंदोलन छेड़ना होगा। यह भी फैसला किया कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाने वाली फल, सब्जी, दूध समेत जरूरत के हर सामान पर रोक लगानी होगी। हरियाणा में अडानी और अंबानी के कारोबार को प्रभावित करने के लिए इनके सामान का बहिष्कार करना होगा। और इस बीच सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
ट्विटर से 1178 पाकिस्तानी खालिस्तानियों के अकाउंट्स हटाने को कहा। इसका मकसद किसान आंदोलन को लेकर गलत सूचनाओं को फैलने से रोकना है। भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी सोमवार सुबह डबवाली क्षेत्र के खुइयां मलकाना टोल प्लाजा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने किसान संगठनों द्वारा चलाई जा रही लंगर सेवा की सराहना की। करीब आधे घंटे तक चढ़ूनी वहां पर रुके और उसके बाद संग्रिया हनुमानगढ़ के लिए रवाना हो गए। पत्रकारों से रूबरू होते हुए चढ़ूनी बोले कि काले मन से काले कानून बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक कॉल की दूरी की बात कही, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। चढ़ूनी ने कहा, हम दिल्ली में बैठे हैं, अभी तक तो किसी की कॉल नहीं आई। सरकार के साथ 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि ना तो मोदी जी मान रहे हैं और ना किसान मान रहे हैं। हम तो कहते हैं कि कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। कृषि कानून के विरोध में चलाए जा रहे आंदोलन में 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन सरकार हठधर्मी पर अड़ी हुई है। हमारी लगी शर्त मोदी से, कहावत है कि जाट की और बनिया की शर्त लगी थी। दोनों जंगल पानी गए थे कि पहले कौन उठेगा, ठीक है। तो वो जाट कहता मैं पहले नहीं उठता और बनिया कहता मैं पहले नहीं उठता, तो वो हो गया है। अब ना तो मोदी जी मान रहे हैं ना हम मान रहे हैं। हम तो ये कहते हैं जब तक मानेंगे नहीं तब तक उठेंगे नहीं, और वो ये सोच रहे हैं कि जब तक ये शांतिपूर्वक चलाएंगे तब तक तो हम मानेंगे नहीं। तो ये है, आज तक करीब 200 लाशें हमारे किसानों की जा चुकी हैं। आज भी एक किसान सवेरे सवेरे फिर डेथ होगी, कल एक किसान फांसी ले गया। तो लेकिन सरकार अभी तक हठधर्मी पे अड़ी हुई है और किसी तरह की जो है वो नहीं मानने पे राजी है। लेकिन किसान जो है वो पूरे देश में जागृत हो चुका है और जब तक नहीं मानेंगे उठने वाले हम भी नहीं। जबकि वो मान गए कि इतनी कम। देखिए, असल में तो ये है कि इनका मन ही काला है और काले मन से काले कानून बनाए गए हैं। अगर देश के लिए बनाए जाते तो कोई बात नहीं थी, देश के लिए बनाए जाते और बनाने में कोई गलती हो जाती कोई बात नहीं थी, ईमानदारी से अगर बनाते। लेकिन बनाए ही काले मन से गए हैं। प्राइवेट मंडियां खोलो, सरकारी मंडी बंद करो, FCI बंद करो और सारी खरीद प्राइवेट करो, WTO की शर्तें मानो, स्टॉक सीमा खोल दो। ये सब चीज़ें जो है ये देश को आर्थिक गुलाम बनाएंगी। किस बात का है कि परमात्मा के बाद राजा जनता का रखवाला होता है, और अगर राजा ही गुमराह करे, अभी इससे बड़ा गुमराह करने की बात क्या हो करे। एक कॉल की दूरी है। आज तक किसी मीडिया वाले को समझ में नहीं आया एक बोल क्या गया, हमारी समझ में नहीं आया ये बोल क्या गया, और उसको वो आज तक कोई उसके बाद आज तक बात के लिए नहीं बुलाए। रहे भाई दिल्ली में बैठे हैं हम, तो कॉल करनी है तो कर ले, कौन रोक रहा है कॉल करने से। 11 बार बातचीत के लिए बुला लिए, टस से मस नहीं हुए। तो ये तो एक तरह से ऐसा हो गया। और उसके बाद एक और आपको बिल्कुल नई बात इस सरकार में ये आई कि अपने गुंडों से हमला करवा रहे हैं आंदोलनकारियों के ऊपर। ये तो जिस दिन का देश आज़ाद हुआ आज तक किसी ने नहीं किया, अपने गुंडों से हमला कर रही है। क्यों? अरे भाई उनके पास पुलिस है, हमला करवाना है, लठमर बने तो पुलिस है ना, गुंडे थोड़ी भर्ती करोगे उसके लिए। तो इस तरह से जो ये कर रहे हैं ये लोकतंत्र की भी एक तरह से हत्या कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा नहीं। ऐसा है टिकैत साहब ने तो वैसे ही बोल दिया, और कोई जैसे किसी से मजाक कर देते हैं। और अक्टूबर तक का क्या, वैसे तो चाहे 2024 भी आ जाए आंदोलन तो तब तक भी चलेगा, फिर वो तो अक्टूबर तक की तो कोई बात नहीं। अब अक्टूबर में क्या हम फांसी टांग देंगे सरकार को? अगर फांसी टांगने की कैपेसिटी हम अभी टांग दे, फिर अक्टूबर तक का टाइम क्यों दे रहे हैं? ये तो वैसे मजाकिया बातें होती हैं। लेकिन ये है कि हम इरादे से बैठे हैं, जब तक नहीं जीतेंगे जब तक नहीं जाएंगे। जी, संगठित किया जा रहा है। हम इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाह रहे हैं और पूरे देश में फैलाने के लिए दूसरे स्टेटों को भी साथ में जोड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा की महिला IAS ऑफिसर रानी नागर को प्रताड़ित करने और 3 महीने से सरकारी आवास मुहैया न करवाने के लिए CM मनोहर लाल से चुप्पी तोड़ने को कहा। इस दौरान सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में गुर्जर समाज की इकलौती IAS अधिकारी की प्रताड़ना के लिए बीजेपी जजपा गठबंधन की सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है।
रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि एक प्रतिभावान आईएएस अधिकारी को सरकारी आवास ना उपलब्ध कराने पर गुर्जर भवन में रहने को वह मजबूर है। सरकार का यह रवैया पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के साथ संवेदनहीनता दर्शाता है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि अजीब बात है कि सत्ता से चिपके बैठे गुर्जर समाज के नेताओं और मंत्रियों ने इस बेटी के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई। लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाने में हरियाणा को काफी दिक्कतें आ रही है। यूपी की योगी सरकार द्वारा बनाए गए कानून को अदालत में चुनौती मिलने के बाद हरियाणा सरकार के इस कानून को लेकर कदम ठटक गए और वह सतर्क हो गई। हरियाणा सरकार नहीं चाहती कि वह कोई ऐसा कानून बनाए जो अदालत में टिक न सके, लिहाजा यूपी के कानून के साथ साथ उसमें खामियों को लेकर अदालत के रुख का इंतजार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश द्वारा बनाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून पर अदालत की टिप्पणियां आने के बाद हरियाणा अपने राज्य का अलग कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। आपको बता दें, हरियाणा में लव जिहाद खासकर धर्मांतरण के बहुत से मामले सामने आ रहे हैं। नूह इलाके में इसके सबसे ज्यादा केस हैं। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 5 आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति के आदेश जारी किए। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण और रोजगार विभाग के महानिदेशक और सचिव पीसी मीणा को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा सीपीग्राम पीजी पोर्टल के नोडल अधिकारी का कार्यभार सौंपा गया। तो वहीं आयुष और स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव अतुल कुमार को हरियाणा राज्यपाल का सचिव नियुक्त किया गया। सीपीग्राम पीजी पोर्टल की नोडल अधिकारी आमना तस्मीन को निदेशक भूमि जोत चकबंदी एवं भू रिकॉर्ड का विशेष सचिव लगाया गया। सोनीपत के उपायुक्त श्यामलाल पूनिया को जगदीश शर्मा की प्रशिक्षण अवधि के दौरान नगर निगम सोनीपत के आयुक्त और सोनीपत के जिला नगर आयुक्त का कार्यभार सौंपा गया। तो वहीं हिसार की उपायुक्त प्रियंका सोनी को अशोक कुमार गर्ग की प्रशिक्षण अवधि के दौरान नगर निगम हिसार के आयुक्त और हिसार के जिला नगर आयुक्त का कार्यभार सौंपा गया है। हरियाणा कांग्रेस किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन कर रही है और इसी कड़ी में आज फरीदाबाद में कांग्रेस नेता मनोज अग्रवाल ने किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों को जल्द से जल्द वापस ले। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंबाला हिसार हाईवे पर भारतीय किसान यूनियन के प्रस्तावित 9 फरवरी के दौरे को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसके तहत कृषि कानून की खामियों के बारे में लोगों को चेताने का काम किया गया। आपको बता दें, अंबाला हिसार हाईवे पर पेहुआ के गुमथला के टोल प्लाजा के पास राकेश टिकैत 9 फरवरी को किसान महापंचायत करेंगे। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और पंजाब की विभिन्न किसान जत्थेबंदियां भाग लेंगी। जो पंजाब के वहाँ की संगठन चला रहे हैं किसान यूनियन के और संयुक्त किसान मोर्चा के, ये मेंबर भी हैं। ये साहिबान भी यहाँ आ रहे हैं, तो उनकी भी टीम अभी आई थी और सारा निरीक्षण करके गई है। भारतीय किसान यूनियन की भी सदस्य अभी आए थे, जो कि हमारे पदाधिकारी हैं। वो निरीक्षण कर रहे हैं सारी स्टेज का और सारे मंच संचालन का भी, कैसे प्रोग्राम चलेगा। 500 हमने वॉलंटियर लिए हैं। हर गांव से 2-3 लड़के बुलाए गए हैं, जो कुरुक्षेत्र और करनाल और कैथल ज़िले के पास के गांव हैं, जो रात को यहां पर ठहरेंगे और सुबह तड़के उठ के सारा अपना जो भी ड्यूटियां उनकी लगाई जाएंगी संगठन की तरफ से। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।